जय हिंद बच्चों। द गुरुजी गणित वाले, जहां गणित बनता है आसान, में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक्स को जानेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं इसके बेसिक्स को। तो बेसिक्स में सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो नाम है पहले उसको समझते हैं कि चैप्टर का जो नाम है वो क्या कह रहा है। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो वर्ड है पहले उसको समझते हैं, जो शब्द है उसको समझते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले समीकरण को समझते हैं। समीकरण का क्या मतलब होता है? देखिए, दो प्रकार के चिन्ह होते हैं। एक इस प्रकार का जिसको हम लोग बराबर, इसी इंग्लिश में इक्वल का साइन कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। दूसरे होते हैं इस प्रकार के, इसे बोलते हैं बड़ा या बराबर है, छोटा है या छोटा या बराबर है। तो दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, एक ये और एक इस प्रकार का। तो जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय एक्सप्रेशन, जैसे 2x + 10 = 0, जब भी किसी बीजगणितीय एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बराबर का चिन्ह लगा रहेगा, किसका? बराबर का, इक्वल का चिन्ह लगा रहेगा, तो उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन को ही बोलते हैं समीकरण। जब इक्वल का चिन्ह रहेगा तो उसे इक्वेशन बोलेंगे, बराबर का चिन्ह है तो उसे क्या बोलेंगे? समीकरण। और उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बराबर के चिन्ह की जगह इनमें से किसी भी एक चिन्ह का अगर प्रयोग कर दिया गया, टू एक्स + 10 = 0, ये और ये अगर बराबर का चिन्ह है तो आप उसे समीकरण बोलोगे। तो ये क्या? एक समीकरण है। और ये क्या है? जब इनमें से किसी एक चिन्ह का प्रयोग किया रहता है तो उसे असमीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? असमीका। ठीक है। इनइक्वालिटी, इंग्लिश में बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो समीकरण का क्या मतलब है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बराबर का चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा। इसका मतलब जो भी हम पढ़ेंगे उसमें किसका चिन्ह होगा? बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा। कौन सा चिन्ह का? बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा। युग्म को समझते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है भैया? जोड़ा, पेयर। क्या होता है? पेयर। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। अब समझते हैं चर को। किसको समझते हैं भैया? चर को। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने चर और अचर राशि के बारे में खूब बढ़िया से अध्ययन किया था। आप उस चैप्टर में चले जाइए और उस चैप्टर में चल जाकर चर और अचर को अच्छे से देख लीजिएगा। चर राशि और अचर राशि, दो प्रकार की राशियां होती हैं। राशियां दो प्रकार की होती हैं। कौन भैया? चर राशि और अचर राशि। हल्का सा थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूं इसमें। चर राशि कौन सी राशि होती है? वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। चर राशि क्या होती है? वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। और अचर राशि कौन सी होती है? मतलब होता है नहीं, चर मतलब बदलना, मतलब जिसका मान बदले नहीं, वह राशि जिसका मान बदलता नहीं है, उसे बोलते हैं अचर। चर के रूप में हम जिसका प्रयोग करते हैं उसमें सबसे ज्यादा हम x का प्रयोग करते हैं, y का, फिर z का, फिर u, v, w, इस तरह का प्रयोग करते रहते हैं। इनको हम प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में चर के लिए प्रयोग करते हैं। वही अचर के लिए हम संख्या का प्रयोग करते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के शुरुआती लेटर a, b, c, d, इस तरह का। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हमने इसके पहले वाले चैप्टर बहुपद में किया है। तो फिलहाल अभी हमें चर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? चर। चर का मतलब होता है वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। जिसका मान बदलता रहता है। जिसका मान बदलता रहता है तो क्या हो जाएगा? चर। चर वह राशि हो जाएगी जिसका मान बदलता रहता है। अब आगे देखते हैं। दो का मतलब दो ही होता है। रैखिक, रैखिक का क्या मतलब होता है भैया? इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने रैखिक, द्विघात, त्रिघात देखा है। ठीक है। रैखिक का मतलब होता है चर की घात एक।
किसी समीकरण, इक्वेशन है, समीकरण है, उसमें चर मतलब जिसका मान बदलता रहता है, चर की संख्या कितनी होगी 2 और उनकी घात कितनी होगी 1। तो रैखिक का क्या मतलब होता है, चर की घात 1। रैखिक का क्या मतलब होता है, चर की घात 1। तो हर एक वर्ड के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम पूरा समराइज करते, पूरा देखते हैं क्या मतलब कि हमें एक ऐसे समीकरण के बारे में पढ़ना है, जैसे हमें दो युग मतलब जोड़ा दो ऐसे समीकरण के बारे में पढ़ना है जिसमें चरों की संख्या कितनी होगी 2 और उनकी पावर कितनी होगी 1। दो चर वाले, ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब कि ऐसा समीकरण, दो ऐसे समीकरण जिनमें बदलने वाले, जिनका मान बदलेगा, चर की संख्या कितनी होगी 2 और उनकी घात कितनी होगी 1। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो चैप्टर का जो मतलब है वो हमने अच्छे से आपको समझा दिया। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है। अब आइए समझते हैं समीकरण के, दो चर वाले रैखिक समीकरण जब होते हैं उनके व्यापक रूप को हम कैसे दिखाते हैं। अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर एक है, कितना है 1, तो उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ध्यान से देखिए, दो चर वाले, देखिए दो चर है, x और y चर है और a b और c क्या है, अचर है। दो चर वाले और इसकी घात 1 है, जिसकी घात कितनी है भैया 1। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये क्या, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, और यह युग्म नहीं है, अकेला है। तो जब एक समीकरण हो और दो चर हो और उनकी घात 1 हो तो उसे क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन हमें जो पढ़ना है उसमें एक समीकरण नहीं, दो समीकरण होंगे, युग्म होगा दो समीकरण। तो इसी को दो समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, दो समीकरण के रूप में लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा कैसे हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण 2। अब देखिए आपके चैप्टर का पूरा मतलब यहीं पर है। आपका चैप्टर जो कह रहा है वो सब यही है। देखिए आपका चैप्टर क्या कह रहा है, ऐसे समीकरण, दो ऐसे समीकरण के बारे में पढ़ना है जिनमें दो चर होंगे और उनकी घात कितनी होगी 1। देखिए दो समीकरण हो गए, उनमें दो चर है एक्स वाई और इनकी घात कितनी है 1। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण और युग्म। आपके पूरे चैप्टर का यही मतलब है। दो ऐसे समीकरण के बारे में पढ़ना है जिसमें दो चर होंगे, देखिए दो चर हैं, उन चरों की घात 1 होगी, रैखिक होगी, और उसमें कौन सा चिन्ह लगा होगा, समीकरण इक्वल का। तो वो हो जाएगा क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण और दो हो गए तो युग्म, ठीक है। तो इसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा गुणांक के बारे में, क्योंकि गुणांक की जानकारी सबको होनी चाहिए। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने गुणांक के बारे में अच्छे से पढ़ाया है। फिलहाल अभी भी हम कुछ गुणांक के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गुणांक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस वाले समीकरण के लिए पहले देखते हैं गुणांक होता क्या है। गुणांक चर और अचर, देखिए पद क्या, एक जो पद होता है वो चर, अचर और चर से मिलकर बनता है। जैसे मैंने कहा 5x, मैंने कहा x, मैंने कहा 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें ये पद हैं, ये क्या है, पद। पदों का निर्माण चर और अचर राशि से होती है। देखिए ये अचर है, ये चर है, ये अचर है, इसके साथ है चर है, ये अचर है, ये चर है, इसके साथ जो यहाँ अचर है, ये चर है, इसके साथ अचर है। तो पदों का निर्माण चर और अचर राशि से होती है। तो चर और अचर राशि से निर्मित हुए पद में जो अचर राशि होती है, जो संख्या होती है, जो अचर राशि होती है, उसी को बोलते हैं गुणांक। देखिए ये हमारा चर हो गया और 5 हमारा क्या हो गया, अचर। x हमारा क्या हो गया, चर हो गया, और इसके साथ गुणा किया गया 1, ये क्या हो गया हमारा
अचर। x हमारा चर हो गया, y हमारा चर हो गया, और इसके साथ जो 2 और 3 है ये हो जाएगा, हम सॉरी x जो है हमारा ये चर हो जाएगा, और इसके साथ 2 और 5 जो है ये हो जाएंगे अचर। तो चर के साथ गुणा किया गया अचर ही गुणांक कहलाता है। चर और अचर से मिले हुए पद में जो अचर होता है उसी को गुणांक कहते हैं। मतलब कि अचर 5, 1 और यहां 2 और 5, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे भैया? गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुणांक। ध्यान समझिए गुणांक क्या होता है। चर और अचर राशियों से मिलकर बने पद में जो अचर राशि होती है उसे ही क्या बोलते हैं हम? गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। यहां देखिए सिर्फ यहां 5x लिखा है। क्या लिखा है? 5x। ये पूरा क्या लिखा है? 5x। चर, ये चर है, ये अचर है, इससे मिला हुआ ये पूरा पद है। ठीक, इसमें जो अचर है यही हमारा गुणांक है। उसी प्रकार से देखिए x, सिर्फ x अकेला लिखा है, इसका मतलब ये सिर्फ अकेला नहीं लिखा है, इसके साथ एक हमेशा लिखा हुआ होता है। चूंकि एक अंडरस्टूड होता है या एक से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वही संख्या मिलती है, इसलिए एक को लिखा नहीं जाता है। अर्थात कि ये अचर हो गया, ये चर हो गया, इसके साथ अचर क्या है? एक। तो इसी एक को हम क्या बोलेंगे? गुणांक। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पूछेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 2। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? 5। तो गुणांक क्या होता है? चर अचर राशि से मिले पद, चर और अचर राशि से मिलकर बने पद में जो अचर राशि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? गुणांक। ठीक है। अब देखिए इस वाले में देखते हैं दो राशि, देखिए इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 पद हैं। एक ये है, एक ये। इन दोनों में जो अचर होगा वही, इन तीनों में जो अचर होगा वही क्या होगा? हमारा गुणांक। देखिए x का गुणांक क्या बोला जाएगा? x का गुणांक मतलब कि x अचर है, x चर है, इसके साथ जो अचर है a, उसी को हम बोलेंगे गुणांक। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? a। b का गुणांक, b का गुणांक, b का गुणांक सॉरी y का गुणांक, y का गुणांक, y का गुणांक क्या हो जाएगा? b। ठीक, y हमारा चर है, y चर है, इसके साथ जो b प्रयोग हुआ वो अचर है। फिर उसके बाद आ जाएगा अचर पद। क्या आ जाएगा भैया? अचर पद। अचर पद के कौन हो जाएगा? सी। ये हो गया पहले समीकरण के लिए। अब दूसरे समीकरण के लिए देखिए, इन दोनों में जो पहला समीकरण है, x का गुणांक क्या हो जाएगा? a1, y का गुणांक क्या हो जाएगा? b1, अचर पद क्या हो जाएगा? c1। दूसरे वाले समीकरण में x के लिए गुणांक क्या हो जाएगा? x का गुणांक a2, y का गुणांक b2, अचर पद c2। ठीक है, ये हो गया गुणांक। गुणांक की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, इसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ और समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम समीकरण का हल। समीकरण का हल देखिए, इस चैप्टर में हमें ज्यादा से ज्यादा बार पूछेगा समीकरण का हल बताइए, समीकरण के हल करने की विधियां बताइए। तो हल का क्या मतलब होता है? समीकरण का हल का क्या मतलब है? तो हम देखते हैं कि समीकरण के हल का मतलब है कि समीकरण में प्रयुक्त जो चर होते हैं उनका मान निकालना। अगर कह रहा है कि समीकरण का हल निकालिए, तो इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि उसमें जो प्रयुक्त चर हैं एक्स वाई, यहां पर हमने एक्स और वाई मानकर चलेंगे ज्यादातर, तो इस समीकरण में प्रयुक्त जो चर हैं एक्स वाई का मान निकालना। ठीक है, तो किसी समीकरण का हल अगर पूछ रहा है तो एकदम ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा कि समीकरण का हल का मतलब है कि समीकरण में प्रयुक्त चर का मान निकालना। जितने भी चर होंगे, यहां पर 2 चर की बात हो रही है, 2 चर वाला है, तो 2 चरों का मान निकालना ही समीकरण क्या कहलाता है? हल। तो समीकरण का हल का क्या मतलब होता है? समीकरण में प्रयुक्त चरों का मान निकालना। ठीक है, अगर कभी भी अगर हम कह रहे हैं कि समीकरण का हल निकालिए, समीकरण को हल करिए, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका सीधा सीधा मतलब है कि उस समीकरण में जो चर हैं उनका हमें मान निकाल लेना है। तो समीकरण का हल से मतलब निकल गया
कि क्या समीकरण में प्रयुक्त जो चर है उसका मान निकालना। ठीक है, तो समीकरण के हल से मतलब हो गया कि चरों का मान निकालना। चरों, चर लिखिए, चर का मान निकालना। ठीक है, ये होता है समीकरण का हल। देखिए, समीकरण का हल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर कोई समीकरण दिया है 2x - 10 बराबर 0, इसको जरा देखिए कि इसको देखकर क्या हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। देखिए, इसमें एक ही चर का प्रयोग हुआ है। चर हमारा कौन है? x। अचर कौन है? अचर है 2 और -10, 2 अचर है और एक चर। तो इस समीकरण को हल करिए। इस समीकरण को हल करिए क्या मतलब होगा? इस समीकरण में प्रयुक्त जो चर है इसका मान निकालिए। ठीक है, तो ये समीकरण को जरा एक बार पहले हम रीड करते हैं। क्या है समीकरण? देखिए, ये क्या है? एक समीकरण है, बराबर का चिन्ह है तो समीकरण है। चर कितने हैं? एक। घात कितनी है? एक। तो क्या पढ़ेंगे? एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसे क्या बोलेंगे भैया? एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो एक चर वाला जब रैखिक समीकरण रहता है, इसका मतलब किसी समीकरण में अगर एक चर का प्रयोग किया गया है तो उसके कितने हल निकलेंगे जरा देखते हैं। इसमें x का मान निकालिए। 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? +10। x बराबर कितना हो जाएगा? 10/2। x बराबर कितना हो जाएगा? 5। x के कितने मान निकले? x का एक मान निकला, 5। कहने का मतलब है कि जब समीकरण एक हो और चर एक हो तो उस चर का सिर्फ एक मान निकलता है। कितना निकलता है? एक मान। अब आइए देखते हैं, जब समीकरण एक हो और चर दो हो। देखिए, जैसे मैंने कहा x + y बराबर 10। इसे जरा पढ़ते हैं, इस समीकरण को पहले पढ़ते हैं। समीकरण पढ़ा कैसे जाता है? देखिए, दो चर है, बराबर का चिन्ह है, तो क्या पढ़ेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे इसको? दो चर वाला रैखिक, घात एक है तो रैखिक, दो चर वाला रैखिक समीकरण। जब दो चर वाला रैखिक समीकरण रहता है, मतलब कि किसी समीकरण जब दो चर रहते हैं और उसकी घात एक रहती है, तब देखते हैं कितना हल निकलता है। हल का मतलब x और y का मान। ठीक है, जो चर है उसका मान। अब हम इसमें पहले x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर 9 रखते हैं। x बराबर a और ऐसे लिखिए, यहां लिखिए x, यहां y। x का मान 1 रखते हैं और y का मान 9 रखते हैं। लिखिए 1 धन 9 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया। अब हम x बराबर 2 रखते हैं और y बराबर 8 लिखते हैं। 2 धन 8 कितना हो गया? 10। अब हम x का मान 3 रख लेते हैं और y का मान 7। 3 धन 7 फिर कितना हो गया? 10। इसी तरह से कितना? इनफाइनाइट, अनंत मान आएंगे। चलिए हम एक और रख देते हैं। x का मान मैं -20 रख दे रहा हूं। कितना? -20। और y का मान मैं +30 रख दे रहा हूं। रखिए, देखिए रखिए, -20 + 30 फिर भी कितना आ जाएगा? 10। इस प्रकार से कितने मान आ जाएंगे? इनफाइनाइट, अनंत हल आएंगे। क्या कहने का मतलब है कि जब दो चर होता है, रैखिक होता है और एक ही समीकरण होता है, उसमें जो चर होते हैं उसके कितने मान आते हैं? इनफाइनाइट, अनंत मान आते हैं। हम आप यहां x का जो मान कहेंगे हम वही रख देंगे। आप कुछ भी रखिए, हम y का मान रख के निकाल लेंगे। x का मान अगर 100 रखेंगे तो मैं y का मान -90 रख दूंगा। तो कुछ भी आप रखेंगे, x और y का कुछ भी मान रखेंगे तो हमें यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि जब एक चर वाला रैखिक समीकरण हो और एक ही हो, मतलब एक समीकरण हो उसमें एक चर हो, तो उस चर का कितना मान निकलता है? एक। लेकिन जब समीकरण एक हो और दो चर हो तो उन चरों के कितने मान निकलते हैं? अनंत, इनफाइनाइट हल निकलते हैं। कितना हल निकलते हैं? इनफाइनाइट। अब देखते हैं, जब दो चर हो और दो समीकरण हो। अभी तक तो दो चर था, एक समीकरण था, तो अनंत हल निकला था। लेकिन हमें जो पढ़ना है उसमें दो चर होंगे, दो चर और दो समीकरण। a1x + b1y + c1 बराबर 0। दूसरा होगा a2x + b2y + c2 बराबर 0। दो समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2। जैसे हमने क्या? 2x + 3y बराबर 15, 4x + 6y बराबर 30,
समीकरण 1, समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा, ये इसी का उदाहरण है। देखिए, दो समीकरण है, दो चर हैं और उसकी घात 1 है, तो इसे क्या बोलेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो जब एक समीकरण दो चर थे, समीकरण 1 था, चर 2 थे, तब अनंत हल निकल रहे थे। लेकिन जब दो चर हो और दो ही समीकरण हो, तब ऐसी सिचुएशन में 3 कंडीशन बनती है हल की। हल की कितनी कंडीशन मिलती है? मतलब हल का मतलब सोल्यूशन, एक्स और वाई का मान। तो एक्स और वाई का मान जो हल होता है, वो हल की 3 कंडीशन बनती है भैया। कितनी कंडीशन बनती है? 3 कंडीशन बनती है। कौन कौन सी कंडीशन बनती है? पहला, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का क्या मतलब है? हल का मतलब मैंने बताया है कि चर और अचर का मान, उसमें चर का मान, सॉरी, हल का क्या मतलब होता है? चर का मान। मतलब कि अगर दो समीकरण दिए हैं तो जरूरी नहीं है कि उनमें एक्स का मान कुछ निकलेगा ही, वाई का मान कुछ निकलेगा ही। ऐसा हो सकता है कि उसमें एक्स और वाई का मान कुछ निकले ही नहीं, मतलब कि कोई सोल्यूशन ना हो, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, जब दो चर हो, दो समीकरण हो, तो ऐसी कंडीशन में 3 सिचुएशन बनती है हल के। पहली कि एक्स और वाई का कुछ माने नहीं निकले, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? दूसरी कंडीशन बनेगी एक हल। एक हल, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं भैया? अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन क्या बोलते हैं भैया? यूनिक सोल्यूशन। क्या मतलब कि जब दो समीकरण हो, दो चर हो, तो उनको हल करने के बाद एक्स का एक मान आए, वाई का भी एक मान आए। दूसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है, ठीक है। एक्स और वाई को हल करेंगे तो सिर्फ एक मान आएगा, एक्स का भी एक मान आएगा और वाई का भी एक मान आएगा। उसको क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा दूसरा नहीं, मतलब एक। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? एक। इसका मतलब एक्स और वाई के कितने मान आएंगे? एक। यूनिक का मतलब एक, ठीक है। तीसरी कंडीशन आएगी, तीसरी कंडीशन इस तरह से आएगी, अनेक हल। कितने आएंगे? अनेक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनेक हल। मतलब कि इन दोनों समीकरण को हल करके हम इस तरह से, जिस तरह से एक्स और वाई के अनेक मान निकल रहे थे, उसी तरह से इन दोनों समीकरण को हल करके हम एक्स और वाई के कितने मान निकाल सकते हैं? अनेक हल निकल सकते हैं, अनंत हल निकल सकता है। अनेक हल या अनंत हल बोलेंगे, अनंत हल। ध्यान दीजिएगा, जब एक समीकरण हो, एक चर हो, तो एक मान निकलता हो, एक मान निकलता है। जब एक समीकरण हो, दो हल हो, तो अनंत हल निकलते हैं। कितने हल निकलते हैं? अनंत हल निकलते हैं। लेकिन जब दो समीकरण हो, दो चर हो, दो समीकरण हो, दो चर हो, ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में 3 कंडीशन बनती है। पहली, चर, उनमें प्रयुक्त चरों का कुछ मान निकले ही नहीं, एक्स और वाई का कोई मान नहीं निकल रहे, तो उसको बोल देंगे कोई हल नहीं। उसमें प्रयुक्त चर और चर का सिर्फ एक एक मान निकले, एक एक्स का एक मान, वाई का एक मान, तो उसको हम बोलेंगे अद्वितीय हल, एक हल या अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। इन सबका मतलब एक ही होता है। तीसरी कंडीशन क्या होगी? अनेक हल, मतलब कि उसमें प्रयुक्त जो चर हैं उसके अनंत हल आएंगे। कितने हल आएंगे? इनफाइनाइट। उसी को बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन या अनंत हल। इसको सीख लेने के बाद अब हम लोग सीखते हैं हल करने की विधियां, समीकरण को हल करने की विधियां। आइए देखते हैं समीकरण को हल करने की क्या विधियां हैं। आइए देखते हैं समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं। अगर समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो समीकरण को हल करने की कई विधियां होती हैं। दो समीकरण दिए होंगे, कौन कौन से? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो समीकरण दिए हैं, इनको हल करने की कई सारी विधियां हैं, कई सारी विधियां होती हैं। जैसे मैं कुछ विधियों का नाम बता दे रहा हूं, जैसे बाजू गुणनखंड विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफ विधि, आव्यूह विधि। इस प्रकार से कई सारी विधियां हैं। इन विधियों के द्वारा हम समीकरण को हल कर सकते हैं।
वज्र गुणनखंड विधि भी होती है, आव्यूह विधि भी होती है। आव्यूह विधि आप 12 में पढ़ेंगे। 10 में जो हमें पढ़ना है, हमें हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ 3 विधियों के बारे में है। पहला ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, दूसरा विलोपन विधि, विलोपन विधि, तीसरा प्रतिस्थापन विधि। कक्षा 10 के सिलेबस में सिर्फ इन्हीं विधियों के बारे में चर्चा किया गया है। तो हम क्या जानते हैं, किसी भी समीकरण, किन्हीं 2 समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? अनेक विधियां हैं। ठीक है, कई सारी विधियां, 5 ही हमने बताया ना, कई सारी हैं। लेकिन हमारे जो कोर्स में है वो सिर्फ 3 विधियों के बारे में है। ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। वज्र गुणन विधि था सिलेबस से हट गया है। आव्यूह विधि ये क्लास 12th का हिस्सा है। ठीक है, तो फिलहाल हमें किसके बारे में पढ़ना है? इन्हीं विधियों के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में अभी यहीं तक। अगली वीडियो में अब हम समीकरण को हल करने की ग्राफीय विधि को खूब अच्छे से देखेंगे, फिर उसके बाद विलोपन विधि देखेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। इसमें मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का यूनिक तरीका बताऊंगा। इसमें हम समीकरण बनाना खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे उम्र के सवाल दे देते हैं, फिर उसके बाद उम्र के साथ साथ फिर हमें कई प्रकार के जैसे भिन्न के सवाल दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कई प्रकार के सवाल देते हैं, शब्दों में लिखे रहते हैं, उसका हमें समीकरण बनाना होता है। उन सबको हम एक अलग तरीके से एक अलग वीडियो में सबको हम सीखेंगे। आपको बिल्कुल फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। आप द गुरुजी गणित वाले से जुड़े रहिए, आपको गणित अच्छे से सिखाई जाएगी, आपको गणित आ जाएगी, इसकी गारंटी रहेगी। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो जरूर आप अपने दोस्तों को और अपने जो भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनको शेयर करिए, बताइए और जुड़े हमारी वीडियो से और इन्हें वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।